वेलकम टू लर्निंग यूट्यूब चैनल। बीएसएससी का जो प्रैक्टिस सेशन रहता है वो सभी एग्ज़ामों के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। चाहे आप बिहार एसएससी का बात करें, चाहे बिहार एसआई का बात करें, चाहे बिहार पुलिस किसी भी एग्ज़ाम का बात करें, इस सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। तो आज का जो सेट 13 था उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक घन पूर्णांक और उसके वर्ग का जो योगफल है, यानी कोई घन पूर्णांक आप x मान लीजिए और इसका वर्ग यानी इसके स्क्वायर का जो योगफल है वो किसके बराबर है? वो पहली तीन अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है। तो पहला तीन अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, उससे बड़ा अभाज्य संख्या 3, उससे बड़ा अभाज्य संख्या 5। यानी कोई घन पूर्णांक और उसके जो वर्ग का जो योगफल है वो पहली तीन अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर हैं। ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो वह संख्या क्या है? यानी x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जा रहा है? यानी 2 गुने 3 6 गुने 5 यानी 30। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण में आ जाएगा। और जब भी द्विघात समीकरण में सवाल आए तो उसको सॉल्व नहीं करना है, वहाँ पे हमें ऑप्शन रखना है। अगर हम ऑप्शन से 5 रखते हैं x के बदले में तो 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 यानी 25 प्लस 5 30 के बराबर आ गया ना। इसका मतलब जो x का मान होगा वो क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण जब भी आए तब उसको सॉल्व नहीं करना है, वहाँ पे क्या करना है? x का यानी ऑप्शन से वहाँ पे मान पुट कर देना है। नेक्स्ट सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। और यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ दशमलव के बाद पहले हम देख लेते हैं कि दशमलव के बाद ऊपर में कितना अंक है और नीचे में कितना अंक है। तो अगर हम देखें तो दशमलव के बाद ऊपर में 3 3 6 3 9 अंक है और नीचे में कितना है? 4 4 8 1 9। यानी दशमलव बाद ऊपर में भी 9 अंक है और नीचे में भी 9 अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे? दशमलव को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि दशमलव बाद ऊपर में भी 9 अंक है और नीचे में भी 9 अंक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 324। दशमलव को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे 324 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 4624 डिवाइड बाय यहाँ पे 15625 मल्टीप्लाई 289 मल्टीप्लाई 729 मल्टीप्लाई 64। और इसका हमें वर्गमूल निकालना है, यानी इसके कैलकुलेशन करने के बाद जो निकलेगा उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। यानी यहाँ अगर हम चाहें तो यहाँ से भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म बना के तो भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर हम देखें ये 8 से काटें तो 8 बार में कट जाएगा, फिर 8 से कितना बार में? यानी 8 40, फिर 8 7 56, फिर 56, फिर 578 बार में कट जाएगा 8 से। तो ये 8 वर्गमूल से नहीं निकल पाएगा, तो हम क्या करते हैं? 2 से काट देते हैं 4 बार में। फिर इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 289 बार में। ठीक है, फिर ये 289 से 289 कैंसिल हो जाएगा, फिर 81 से ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। अगर और कट पाएगा तो काट देंगे, नहीं तो फिर यहाँ से हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे यहाँ से। तो 3 2 5 4 9 यानी 9 से ये कट पा रहा है, तो 9 से कितना बार? 9 3 70 9 6 54 36 बार में कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? 6 बचेगा और नीचे क्या बचेगा? ये 15,625 किसका वर्गमूल होगा? देखिए ये 25 के कारण 5 तो आएगा ही, और ये जो 156 है वो 12 गुने 13 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। जैसे अगर आपसे बोला जाए 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो लास्ट में 25 तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ ये 2 को अगला संख्या 3 होता है, 2 को 3 से गुना कर देंगे 6, तो 625 हो जाएगा। अगर 35 का स्क्वायर अगर आपसे बोला जाए क्या होगा, तो लास्ट में 25 तो रहेगा ही रहेगा, और 3 का अगला संख्या 4 और 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, यानी 35 का स्क्वायर 1225। तो उसी तरह से यहाँ पे 25 था तो यानी 5 तो रहेगा ही रहेगा। और ये जो 156 है 12 गुने 13 है, तो इसका मतलब ये 125 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने नीचे में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सॉरी, ये 4 का 2 बाहर निकल जाएगा ना, ये 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? ऊपर 6 बचेगा, नीचे ऊपर 6 और नीचे कितना बचेगा? 125 गुने 2। अगर चाहें तो 2 से काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 250 बचेगा नीचे। तो फिर यहाँ से 0 पॉइंट देंगे तो 1 जीरो आ जाएगा, फिर नहीं लगेगा, फिर 0 देंगे, फिर 1 जीरो आ जाएगा, यानी 25 गुना 50 यानी 0.024। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ABC एक ही समय से एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करता है। A एक चक्कर को 252 सेकेंड में पूरा कर लेता है, B 308 सेकेंड में और C 198 सेकेंड में पूरा कर लेता है। वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे? यानी अगर बोला जाए कि आरंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद फिर मिलेंगे, तो क्या करना है कि टाइम का एलसीएम ले लेना है। ये 252 सेकेंड में पूरा करता है, ये 308 सेकेंड में पूरा करता है और ये 198 सेकेंड में पूरा करता है।
अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा गुना या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, गुना करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते समय एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि ये जो तीनों संख्या ये 11 का मल्टीपल है, यानी 2 2 4 और सॉरी 2 2 4 ये तो 11 का मल्टीपल है, 8 3 11 ये 11 का मल्टीपल है, और 8 1 9 9 यानी ये भी 11 का मल्टीपल है। अगर दो संख्या 11 का मल्टीपल हो गया, अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो वो भी तो 11 का मल्टीपल होगा। तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे कि 11 का मल्टीपल कौन है। 45 मिनट तो 11 का मल्टीपल नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ये सब सेकेंड में था, जो भी आंसर आएगा सेकेंड में आएगा, तो हम सबको सेकेंड बदलते हैं। 26 को 60 से हम गुना करेंगे अगर, तो 6 6 के 36, 3 बचेगा, 6 9 12 तो 1560 प्लस 18 ये हो जाएगा 1578। क्या 11 का मल्टीपल है, यानी 7 1 8, 8 5 13, 13 और 8 का अंतर कितना हो गया 5, यानी ये 11 का मल्टीपल नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 2, ये 42 को अगर हम 7 से गुना करें 6 9 12 2520 अब प्लस 36, तो टोटल कितना हो जाएगा 2556। क्या 11 का मल्टीपल है, 5 2 7 6 5 11, यानी ये भी 11 का मल्टीपल नहीं हो रहा है, यानी ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन खत्म हो गया तो एक ही ऑप्शन बचा 46 मिनट 12 सेकेंड, यानी डायरेक्ट आप इसका आंसर 46 मिनट 12 सेकेंड टिक आउट कर सकते हैं। या फिर अगर इसको हम 11 का मल्टीपल चेक करेंगे तो वो भी चेक कर सकते थे। 46 को अगर हम 60 से गुना करके सेकेंड में बदल दें, 0 6 6 36, 6 6 2 2760 अब प्लस 12, यानी ये कितना आ गया 2772 आ गया। क्या 11 का मल्टीपल है, 7 2 9 और 7 2 9, 9 में से 9 गया 0, अंतर 0 आ गया, तो ये 11 का मल्टीपल आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो 2772 ही इसका एलसीएम आएगा, फिर इसको हम क्या करेंगे मिनट और सेकेंड में बदल देंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर आप लोगों को पता होगा कि 32 का जो स्क्वायर होता है वो 1024 होता है, तो इसका मतलब हम 1000 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 24 जोड़ना पड़ेगा, तो 1024 यानी 32 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी किसी का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो यानी ये सब सवाल को जल्दी में बनाने के लिए आपको कम से कम 1 से 50 तक का वर्ग याद होना चाहिए। ये आपको रीजनिंग और मैथ दोनों में काम देगा। और 1 से 20 तक का घन याद होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए, कम से कम इतना। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपये में खरीदी। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिल 169 में खरीदी। यानी रहीम एक बुक और 10 पेंसिल कितना में खरीदा 169 में, और राम जो है एक बुक और 2 पेंसिल कितना में खरीदा 165 में खरीदा। अगर हम दोनों समीकरण को माइनस करेंगे, तो यहाँ से एक बुक से एक बुक कट जाएगा, यानी 10 पेंसिल में से 2 पेंसिल गया तो 8 पेंसिल, यानी 8 पेंसिल का जो कीमत आ गया वो कितना आ गया 169 में से अगर 165 जाएगा तो 4, यानी एक पेंसिल का कीमत जो आएगा 4/8, यानी 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, प्रत्येक पेंसिल का दाम 50 पैसा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 45 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकता है। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 और आदमी मिल गए तो उन्हें शेष काम पूरा करने में अब और कितना समय लगेंगे। यानी इस सवाल को हम लोग किस फॉर्मूला बनाएंगे, M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2। अगर हम आदमी को समय यानी क्षमता को अगर हम समय से गुना कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, टोटल काम आ जाता है। ठीक है, आदमी को अगर हम क्षमता से गुना कर यानी क्षमता को अगर हम समय से गुना कर देते हैं तो क्या आता है, टोटल काम आता है। यहाँ पे 45 आदमी है और 16 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 45 गुने 16, ये टोटल काम आ गया। अब इस टोटल काम को कैसे किया जा रहा है वो देखिएगा। यहाँ पे उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद 36 और आदमी आ गए, यानी 45 आदमी 4 दिन तक तो काम किया, यानी इतना काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद 36 और आदमी आ गए, यानी पहले 45 था और 36 और आदमी आ गए, यानी अब जाके 81 आदमी हो गया। अगर अब 81 आदमी हो गया, अब हम मान लेते हैं कि ये 81 आदमी x दिन तक शेष काम को x दिन तक किया, तो यानी ये भी बाकी ये शेष काम हो जाएगा और ये दोनों काम मिला के ये टोटल काम के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर x का वैल्यू निकालना है तो देख रहे हैं 9 से ये 5 बार में, 9 से ये 5 बार में,
9 से ये 9 बार में। ठीक है, अब हमारा कैलकुलेशन और ईजी हो गया, यानी 1685 इजिकल टू ये 20 प्लस 9x और 80 में 20 गया, कितना आ गया 60 इजिकल टू 9x, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 60/9। अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 से ये 20 बार में और 3 से ये 3 बार में, यानी 6.2/3 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे दोगुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये तो बेसिक सिंपल सा सवाल है। देखिए, कुछ आदमी 12 दिन में कर रहा है, अगर दोगुना आदमी होगा तो समय आधा हो जाएगा, यानी 6 दिन लगेगा। फिर अगर हम पूरा काम को 6 दिन में कर रहा है और आधा काम को करना है तो फिर आधा समय लगेगा, यानी 3 दिन लगेगा। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, या फिर अगर आप फार्मूला से बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हैं। m1 गुनी d1 बटा w1 बराबर m2 गुनी d2 बटा w2 होता है ना। ठीक है, कुछ आदमी, मान चलिए x आदमी कितना दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन एक काम कर रहा है। उनका दोगुना आदमी, यानी अब 2x आदमी, दोगुना आदमी मतलब 2x आदमी आधा काम को, यानी पहले काम एक था, यानी आधा काम को 1/2 काम को मान चलिए m दिन में करेगा या फिर a दिन में करेगा। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, यानी 2 से ये 6 बार में कटेगा, फिर ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, ये 2 से फिर ये 3 बार में कटेगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी a बराबर कितना आ गया 3 दिन आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। या फिर जैसे अभी जस्ट बताएं, बेसिक से ही बना लेंगे। जैसे ही आदमी दोगुना होगा तो समय आधा हो जाएगा, यानी 12 का आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर जैसे ही काम आधा होगा तो समय भी आधा हो जाएगा, यानी 3 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 मीटर चौड़ाई वाले एक गली 200 मीटर गुने 180 मीटर माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसको हम लोग बेसिक से बता देते, क्योंकि इसका अगर हम ट्रिक बताएंगे तो याद नहीं रहेगा, इसीलिए हम इसको बेसिक से बता देते हैं। जैसे ये आयताकार उद्यान है जिसका लंबाई जो है वो 200 लंबाई है और 180 चौड़ाई है। ठीक है, तो इसका मतलब इस उद्यान का जो क्षेत्रफल होगा, उद्यान का जो क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा 200 गुने 180, यानी 18×2 = 36, यानी 36,000 हो जाएगा ये उद्यान का क्षेत्रफल। अब क्या बोला, इसके बाहर से 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता घेरा गया है। इसके बाहर से 10 मीटर चौड़ा एक कोई रास्ता घेरा गया है। ठीक है, यानी 10 मीटर ये चौड़ा, 10 मीटर ये चौड़ा, 10 मीटर ये चौड़ा और 10 मीटर ये चौड़ा रास्ता घेरा गया है। तो रास्ता के साथ उद्यान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ता के साथ उद्यान का जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, रास्ता के साथ उद्यान का क्षेत्रफल। देखिए, बाहर वाले का जो क्षेत्रफल लंबाई होगा 200 लंबाई, तो ये हो गया था आपका 10 इधर से जुट जाएगा और 10 इधर से जुट जाएगा, यानी टोटल लंबाई 220 हो जाएगा। 10 + 10 20। चौड़ाई का अगर हम बात करें तो 180 मीटर ये था, 10 मीटर इधर जुट जाएगा और 10 मीटर इधर जुट जाएगा, यानी 20 मीटर जुट जाएगा। तो 180 में 20 मीटर जुटेगा तो इसका जो चौड़ाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यानी बाहर का जो क्षेत्रफल होगा यानी 220 गुने 200, यानी 44,000 क्षेत्रफल जो है वो बाहर का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब अगर हम ये पूरे बाहर के क्षेत्रफल में से ये आयत का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देंगे अंदर वाले का क्षेत्रफल, तो ये जो रास्ता का क्षेत्रफल बच जाएगा, ये रास्ता का क्षेत्रफल बच जाएगा। अगर पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम बाहर का क्षेत्रफल अंदर का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, इसका मतलब जो रास्ता का क्षेत्रफल होगा, रास्ता का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 44,000 माइनस 36,000, यानी 8,000 वर्ग मीटर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सीसा के एक ठोस घन से जिसके किनारे की माप 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। यानी जो अगर किसी भी संख्या की, यानी गोली की संख्या अगर निकालना है, गोलियां की अगर संख्या निकालना है
तो क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का संख्या निकालना है तो जो बड़ा वाला का आयतन यानी जिससे हम लोग बना रहे होंगे उसका जो आयतन होगा, यानी हम ठोस घन से गोली बना रहे हैं तो घन का आयतन को हम लोग क्या करेंगे, एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे। एक गोली के आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी जिससे बनाना है उसके आयतन को ऊपर लिखेंगे और जो बनाना है उसके आयतन को नीचे लिखेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और इसका भुजा 44 सेंटीमीटर, यानी इसका जो आयतन होगा 44 गुने 44 गुने 44 बटा, और इसका गोला का जो आयतन होता है, व्यास वाले कितनी गोलाकार गोली बना रहे हैं ना, तो गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई, पाई के बदले में 22/7 r³ अगर हम करेंगे तो व्यास 4 सेंटीमीटर दिया गया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अगर हम देखें तो ऊपर हर जगह 11 का मल्टीपल आपको मिल रहा है, यानी 44 11 का मल्टीपल है ना, तो इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, यानी 5 2 7 4 1 5, यानी 7 में से 5 गया अंतर 2 का आ गया, यानी 11 का मल्टीपल ये नहीं है। यानी 2 1 3 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, यानी ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। यानी 4 2 6 5 1 6, यानी 6 में से 6 गया 0, यानी 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर 1 है। यानी 2 1 3 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, यानी 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन नंबर ए है। तो इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कभी भी जब कैलकुलेशन का बात आए तो वहाँ हम मल्टीपल चेक करके या यूनिट प्लेस चेक करके आंसर को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी अगर हम सीपी को 100 मानेंगे तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित करता है तो 140, और बेचते समय 15% की छूट पे बेचता है। अगर 140 रुपये अंकित किया और 15% छूट पे बेचा, इसका मतलब 85% बेचा, और 85% का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, 17/20, और 20 से कितना बार में कटेगा, 7 बार में, 17 गुने 7 119, यानी 119 रुपये में बेचा। तो कोई व्यक्ति अगर 100 रुपये में खरीदेगा और 119 रुपये में बेचेगा तो क्या हो जाएगा, 19% का लाभ होगा, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाली एक पेन खरीद सकता है। यानी अगर पुस्तक का कीमत 100 रुपया है, अगर इस पर 16% का छूट मिला, यानी इतना रुपया छूट मिला, एक्स का 16% इतना रुपया छूट मिला, और इस छूट से यानी इस राशि से अगर 80 रुपये वाला एक पेन खरीद सकते हैं, यानी इसका मतलब ये जो छूट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 80 रुपये के बराबर हो जाएगा। यानी किताब का कीमत एक्स था, अगर इस पर 16% का छूट मिला, यानी इतना रुपया छूट मिला, और इस छूट से अगर हम 80 रुपये का एक कलम खरीद पा रहे हैं तो इसका मतलब किताब का जो छूट है वो 80 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी 16 से ये 5 बार में कट जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 गुने 100, यानी 500, यानी जो किताब का कीमत होगा वो 500 रुपया होगा। 500 रुपया उसका अंकित कीमत आएगा, किताब का अंकित कीमत 500 रुपया आएगा। लेकिन हमें निकालना है कि पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया, यानी 500 रुपया तो अंकित कीमत आया था और 80 रुपया छूट भी मिला था, तो इसका मतलब पुस्तक के लिए 420 रुपया ही लगा था। यानी इस सवाल का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, न कि ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। अगर ये पूछता कि पुस्तक के लिए अंकित मूल्य क्या है तब 500 रुपया हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे बोला जा रहा है पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया, अंकित कीमत तो 500 आ गया था पुस्तक का, लेकिन 80 रुपया का एक कलम भी तो खरीद पाया था ना 16% की छूट के कारण। इसका मतलब 80% उसको डिस्काउंट भी मिला था ना, अगर 80% उसको डिस्काउंट मिला था तो इसका मतलब वो 420 रुपये में खरीदा, यानी उसके लिए उसको कितना भुगतान किया, 420 रुपये का भुगतान किया। तो ये छोटा छोटा चीज़ जो है वो सवाल के जो लैंग्वेज होता है उसको समझ के बनाइएगा सवाल को। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं। हम मान लेते हैं कि एक्स मुर्गी है और वाई गाय है, यानी मुर्गी की संख्या एक्स और गाय की जो संख्या है वो वाई मान लेते हैं। अब क्या, यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात 12:35 है, यानी सिरों की संख्या 12 तो पैरों की संख्या कितना है, 35 है। ठीक है, ये अनुपात में दिया गया, रियल वैल्यू नहीं, अनुपात में दिया गया। मुर्गी की संख्या ज्ञात करिए कि यदि केवल सिरों की संख्या 48 है, यानी ये 12 का वैल्यू अगर 48 है, यानी अगर हम 4 से गुना किए इस अनुपात को तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा।
अगर हम 35 को 4 से गुना करेंगे तो 140, यानी पैरों की संख्या कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। अब हम यहाँ से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, यानी अगर x मुर्गी है और y गाय है तो टोटल कितना सिर हो जाएगा, एक मुर्गी का एक सिर होता है और एक गाय का एक सिर होता है, यानी टोटल सिर x प्लस वाई, यानी बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, टोटल सिर 48। अगर पैरों की संख्या 40 है, यानी एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो x मुर्गी के 2x पैर हो जाएगा, और एक गाय के 4 पैर होते हैं तो y गाय के 4y पैर हो जाएगा, और टोटल पैर के जो संख्या मिला के 140 हो जाएगा। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है, यानी मुर्गी की संख्या अगर निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, y को कैंसिल कर देंगे। अगर y को कैंसिल करेंगे तो इस पूरे समीकरण को 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी 4x प्लस 4y बराबर, यानी 8 चौका 32 और 192 हो जाएगा। अब इस दोनों समीकरण को अगर हम माइनस करेंगे तो यानी ये 4y से 4y कट जाएगा, यानी 2x बराबर कितना आएगा, यानी 52 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, यानी 26। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्या के बीच का अनुपात 4:7 है, यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो इस सवाल को बेसिक से ही बना सकते हैं। बेसिक से कैसे बनाएंगे, यानी 4x अनुपात 7x तो इसका है, अगर हम दोनों में 4 का वृद्धि कर देते हैं तब ये अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो यानी यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, और x का वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, 7x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर हमें 7x का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो यानी जो भी संख्या है वो 7 का मल्टीपल होगा, और 7 का जो भी मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 3। यानी इसको हम लोग बिना सॉल्व किए ही ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर लगा सकते थे, क्योंकि 7 का जो मल्टीपल है वो एक ही ऑप्शन में दिया गया है। या फिर इसको अगर हमें शॉर्टकट बनाना रहेगा तब हम क्या करेंगे, जैसे पहले संख्या का जो अनुपात था 4:7 था, बाद में ये अनुपात 3:5 हो गया, समान वृद्धि, यानी दोनों में 4 का वृद्धि हुआ है। तो समान वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो अंतर आया 3 और इसका जो अंतर आया 2, यानी इस ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुना करना पड़ेगा, और नीचे वाले समीकरण को क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुना करते हैं तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुना करेंगे तो 8:14, और नीचे वाले समीकरण को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 9:15। तो दोनों अनुपात में कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रत्येक में 4 का वृद्धि हो रहा है, यानी 1 का वैल्यू अगर 4, तो क्या चीज़ पूछ रहा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हम लोग 14 माने थे, तो 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 चौके 56। यानी जब हम ऊपर नीचे गुना कर दे तब हमें इस अनुपात से कोई मतलब नहीं रहा। अब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे इसी अनुपात में करेंगे, 8, 14, 9, 15 में ही कैलकुलेशन करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है 20 है, तो उन संख्या में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए इसको बेसिक से बनाए तो पहला संख्या है, दूसरा संख्या x+1, तीसरा संख्या x+2, इसी तरह से 7 संख्या का योग जो आप करेंगे 20 × 7 करके इस तरह से बनाएंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेगा। इसका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा, जो औसत होता है वो बीच वाला संख्या होता है। अगर औसत 20 है तो इसका मतलब बीच वाला संख्या हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, और 7 संख्या है तो इसका मतलब 3 संख्या इसके पीछे, 3 संख्या इसके बाद। औसत जो होता है वो क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। तो औसत अगर 20 है तो 20 जो है वो बीच वाला संख्या होगा। अगर टोटल 7 संख्या में ये 20 बीच वाला संख्या है तो इसका मतलब 3 संख्या उसके पीछे होगा और 3 संख्या उसके बाद होगा। अगर 3 संख्या उसके बाद होगा और क्रमागत संख्या है, इसके बाद वाला संख्या कौन कौन हो जाएगा, 21, 22, 23, यानी सबसे बड़ा संख्या 23। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे छोटा संख्या पूछता तो 19, 18, 17, यानी सबसे छोटा संख्या 17 हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आदमी 13 वस्तु प्रत्येक 70 रुपये दाम वाली खरीदी, यानी 13 वस्तु अगर 70 रुपये, यानी एक का कीमत 70 रुपये तो टोटल कीमत 510 रुपया हो जाएगा। फिर 15 वस्तुएं 60 रुपये कीमत वाली खरीदी तो टोटल कीमत कितना हो जाएगा, 15 × 6 90, यानी 900 हो जाएगा। फिर 12 वस्तु अगर 65 रुपये दाम वाली खरीदी तो टोटल कितना कीमत हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 6, 12 × 6 = 72, 6, 78, 780 रुपये टोटल कीमत हो जाएगा। तो टोटल कितना वस्तु हो गया, हमें प्रत्येक वस्तु का औसत निकाला है ना, तो टोटल कितना वस्तु हो गया, 13, 12, 25 और 15, 40 टोटल वस्तु हो गया। और 40 वस्तु का टोटल मूल्य कितना आ गया, 0, 8, 1, 9, फिर ये 9, 5, 14, 7, 21, यानी 2190 टोटल मूल्य आ जाएगा। अगर हमें प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2190 को 40 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 4 × 5 = 20, फिर 19 बचेगा, 4 × 4 = 16,
यहाँ पे 1391 910 होगा, 9 9 18 25 यानी 2590 होगा ये 2590। अब अगर हम इसको 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 6 के 24, फिर बचेगा कितना ये एक, और फिर 4 चौके 16, 64 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 64 पॉइंट में एक ही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर 2, तो यानी पूरा हम सॉल्व नहीं करें। अगर 64 पॉइंट में 2 ऑप्शन देता तो हम आगे सॉल्व भी करते, लेकिन 64 पॉइंट में एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो हम इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डायरेक्ट आंसर टिक आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 355 रुपये बेचने पर हानि होता है। अगर कोई एक चीज़ बोला जाए कि कोई वस्तु 10 से उतना ही बड़ा है जितना 12 से छोटा, 10 से उतना ही बड़ा है जितना 12 से छोटा, तो इसका मतलब इस तरह का सवाल जब भी आएगा तब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी 10 से उतना ही बड़ा जितना 12 से छोटा, इसका मतलब क्या, वो औसत पूछ रहे हैं, और औसत यानी बीच वाला संख्या पूछ रहा है, और बीच वाला संख्या क्या होता है, औसत होता है। और औसत हम लोग क्या करते हैं, अगर औसत निकालना रहे तो हम दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। सेम उसी तरह से यानी 425 और 355 को जोड़कर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 5 5 10, 5 2 7 1 8, फिर 4 3 780/2 यानी 390। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 वस्तु का क्रयमूल्य 16 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है। यानी इसमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि क्रयमूल्य में मतलब क्रयमूल्य क्या माने, विक्रयमूल्य क्या माने, तो इसको हम लोग डायरेक्ट सिंपली समझते हैं। यानी 18 वस्तु का जो क्रयमूल्य है वो किसके बराबर है, 16 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है। तो अब अगर आप ये विक्रयमूल्य को रहने देते, ये विक्रयमूल्य को काट के नीचे लाएंगे बराबर 16, और ये 18 को काट के हम नीचे ले आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, क्रयमूल्य अगर 16 रुपये अनुपात में तो विक्रयमूल्य 18 रुपये हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमें क्या होगा, लाभ होगा। विक्रयमूल्य ज़्यादा रहता है तो लाभ होता है कितना का लाभ, 2 का लाभ, कितना में 16 में गुने 100, यानी 2 से 8 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 25/2 का लाभ, यानी 12.1/2% लाभ, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए का x% उतना ही है जितना बी का y%। कहने का मतलब है ए का जो x% है वो किसके बराबर है, बी के y% के बराबर है। तो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कर जाएगा, यानी ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बी वाई आ जाएगा। यानी इस इक्वेशन को हम लोग रहने देंगे। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, बी का z% क्या होगा, यानी बी का z% क्या होगा, यानी यही निकालना है। तो अगर हम ऑप्शन पे गौर करें तो ऑप्शन में कहीं भी बी का जिक्र नहीं किया गया है, बी का जिक्र कहीं नहीं किया गया। इसका मतलब हमें ये बी को हटाना है। अगर हम इस बी को हटाएंगे तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं, ए एक्स बराबर बी वाई है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बट्टा वाई हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, ये बी का मान जो ए एक्स बट्टा वाई आया, यानी यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, बी के बदले में क्या रख देते, ए एक्स बट्टा वाई गुने z/100, यानी ये जो कैलकुलेशन आया ए एक्स जेड बट्टा वाई। तो अगर हम देखें ए एक्स जेड बट्टा वाई और ये प्रतिशत को काटेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा ना, प्रतिशत को हटाएंगे, तो यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे ए वाई जेड बट्टा एक्स आया, जबकि हमें ए एक्स जेड बट्टा वाई चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, ए एक्स जेड बट्टा वाई चाहिए। इन ए जेड एक्स बट्टा वाई आगे, यहाँ पे ए वाई जेड है, यहाँ पे ए एक्स वाई है, जबकि हमें ए एक्स जेड चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपये है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य होगा। तो पहले वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपये है, अगर 5% का ह्रास होता है तो 95% मूल्य बच जाएगा, और 95% का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो 19/20 हो जाता है। यानी 1 साल के बाद उसका मूल्य 19/20 रह जाएगा, फिर अगला साल भी उसका मूल्य 19/20 रह जाएगा। अगर हम 20 से काटेंगे तो पहले ये 2 जीरो हम हटा देते हैं, 2 जीरो हटा दिए, फिर 2 दूना 4, 5 20, यानी 500 बचेगा। अगर हम गुना करते हैं, 5 गुना करते हैं इसको, तो लास्ट में कितना अंक बचना चाहिए, कितना जीरो आना चाहिए, 2 जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में 3 जीरो दिया, ये ऑप्शन खत्म। यहाँ पे लास्ट में 4 जीरो, ये भी ऑप्शन खत्म। यहाँ भी लास्ट में 4 जीरो, ये भी ऑप्शन खत्म। लास्ट में 2 जीरो, एक ही ऑप्शन दिया गया, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पूरा गुना नहीं करना है, लास्ट में जीरो की संख्या देखकर इस सवाल को डायरेक्ट आंसर टिक आउट कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रवाह की दिशा में किसी नौका का चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम बताए थे कि अगर धारा के साथ
धारा के साथ अगर चाल दिया जाए x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध अगर चाल दिया जाए y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर नाव का चाल निकालना, नाव या व्यक्ति का चाल निकाला, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर हमें धारा का चाल निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम उसी तरह से धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया गया और धारा के विपरीत जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया गया है। अगर हम नाव का चाल निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 12 और 8 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल आ गया। जब नाव का चाल हमें पता चल गया तो 24 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय क्या होगा, यानी समय बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 24 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। तो यानी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2.4 किलोमीटर पर आवर, 2.4 घंटा इसका समय आ जाएगा, 2.4 आवर। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सी चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है। देखिए, अगर मान चलिए चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स ईयर में अगर एक्स ईयर में ए रुपया हो जाए और वाई ईयर में 2x ईयर में, यानी दोगुना ईयर में अगर बी रुपया हो जाए, अगर तब मूलधन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट a² से हम लोग मूलधन निकाल लेंगे। यानी अगर किसी x ईयर में a रुपया हो जाए और दोगुना ईयर में b रुपया हो रहा है, अगर मूलधन निकालना है हम क्या करेंगे, डायरेक्ट a² करेंगे। तो सेम उसी तरह से 1 साल में 650 हो रहा है, 2 साल में 676 हो रहा है, यानी दोगुना ईयर में 676 हो रहा है, तो क्या करना है, a² यानी 650 गुणित 650 बटा 676, यानी यहाँ से मूलधन हम लोग निकाल लेंगे। अगर हम 13 से कट जाएगा, यानी 13 पंचे 65 50 बार में कटेगा, यानी 13 पंचे 65 52 बार में कटेगा, फिर 13 से ये 4 बार में, 13 से फिर ये 50 बार में। यानी अगर हम देखें तो ये 5 गुने 5 25 तो रहने देते हैं, गुने ये 2 जीरो को 100 लिख दे बटा 4, यानी ये 4 से 25 बार में कटेगा, 25 गुने 25 यानी 625। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मान चलिए एक्स ईयर में कोई राशि ए रुपया हो जाती है और दोगुना ईयर में कोई राशि बी रुपया हो जाती है, अगर मूलधन निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूला a²/b, वहाँ से हम लोग सॉल्व करके 625 इसका आंसर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल ग्राफ से है। इसमें बताया गया कि जो छात्रों की संख्या, यानी ये जो y एक्सिस है वो छात्रों की संख्या है और 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 छात्र के बराबर है, ठीक है। और ये यात्रा की विधि दिया गया, कार, बस, मोपेड, बाइसिकल, रिक्शा, ये सब उसका यात्रा की विधि दिया गया है। तो पहला सवाल है कि उस इलाके में कितने छात्र आते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि टोटल कितना छात्र इस इलाका में आता है। यानी कार से कितना छात्र है, 6 छात्र हैं, 6 यूनिट छात्र हैं। बस से कितना यूनिट है, 14 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी 15 यूनिट कर सकते उसको। और मोपेड से कितना यूनिट है, 10 और 12 के बीच में 11 हैं। बाइसिकल से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और रिक्शा से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर हम टोटल सबको जोड़े, 6 5 11 1 12 8 20 से 26, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी 66 यूनिट टोटल छात्र आया। और 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 छात्र के बराबर है, तो 66 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 660 छात्र के बराबर हो जाएगा। यानी टोटल जो छात्रों का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 660। कितने छात्र मिलकर बाइसिकल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं, यानी बाइसिकल में आपका ये 16 और रिक्शा में बाइसिकल में 18, ये 18, इसको मिटा देते हैं। यानी बाइसिकल में 18 और रिक्शा में 16, यानी 18 + 16 कितना हो जाएगा, 34 यूनिट हो गया। और 1 यूनिट 10 छात्र के बराबर है, तो 34 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 340 छात्र के। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उस इलाका में बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। देखिए, बस कितना छात्र प्रयोग कर रहा है, 15 यूनिट प्रयोग कर रहा है। कितना में, यहाँ हम लोग टोटल 66 यूनिट निकाले थे। इसीलिए बोलते हैं जब भी ग्राफ का सवाल बनाना रहे, DI का सवाल बनाना रहे, तो क्या करना है, जो भी हम डाटा का यूज करेंगे उसको एक जगह लिख के रखेंगे, ताकि हमें दोबारा जोड़ना ना पड़े।
ठीक है। टोटल छात्र हम लोग 66 यूनिट निकाले थे, तो 15 छात्र बस से जा रहा है कितना में, 66 यूनिट में। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, यानी 3 से ये 5 बार में, 3 से ये 22 बार में, फिर 2 से ये 11 बार में, 2 से ये 50 बार में, यानी 250/11, यानी 11 दूना 22, फिर 22.8/11। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। परिवहन पर अपने साधन के रूप में कार और रिक्शा के प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात। देखिए, कार से 6 छात्र जा रहे हैं और रिक्शा से 16, यानी 6:16, 2 से 3, 2 से ये 8, यानी 3:8। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। जो लोग भी बिहार एसआई, बिहार पुलिस, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी इस सब का तैयारी कर रहे हैं, वो लोग प्रत्येक बीएसएससी के सेशन को जरूर देखें और ज़रूर प्रैक्टिस करें खुद से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस सेशन का फ़ायदा ले सकें। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।